नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी कस्टडी को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई होगी। केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए कार्य सूची में सूचीबद्ध हो गई। इस मामले में सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ करेगी। साथ ही आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदर्शन की। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी में की है जो कि विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर आई है और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। जो मैंने पहले भी कहा, जो सौरभ भारद्वाज जी ने आज पीसी करी है वो केवल और केवल फ्रॉड है, नौटंकी है। कोई सरकार के पास अधिकार नहीं है ऐसे। मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी में है, बिना कोर्ट के ऑर्डर के कोई ऐसा किया नहीं जा सकता। लेकिन दो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों की संवेदना लेने के लिए, उनकी सिंपैथी लेने के लिए ये सब किया जा रहा है। बीजेपी पार्टी ने तय किया है हम 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पंजाब के लोगों के साथ बीजेपी सीधा संपर्क में रहे, पंजाब के लोगों के मसले सीधे हल किए जाएं। ये बीच में के जो लोग हैं इनको बीच से हटाया जाए। इसके चलते पार्टी अध्यक्ष जी का जो फैसला है कि 13 की 13 सीटों पे बीजेपी मजबूती से खुद चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए लोगों से आके आग्रह करेगी। 9 साल बाद जेल के गिरफ्त में आया हुआ अरविंद केजरीवाल अब उनको याद आ रहा है कि हाँ, हम दिल्ली को पानी और सीवर नहीं दे पाए। अब उनको याद आ रहा है, आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं कि हम दिल्ली को अस्पताल में दवाइयां नहीं दे पाए। उन्होंने अपने तरफ से आज ये स्वीकार कर लिया कि दिल्ली की दुर्दशा उन्होंने पिछले 9-10 साल में कर दी है और दिल्ली की जनता आज सड़कों पे है। इस दिल्ली की जनता का यही मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो। का मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, उसने दिल्ली के पैसों को लूटा है। उसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम दिल्ली सचिवालय जा रहे हैं। सरकार नहीं चल रही। आम आदमी पार्टी का जैसे चरित्र फर्जी है, इनके आदेश भी फर्जी है। 9-10 सालों से आप सरकार में, लोगों को पानी मिल नहीं रहा, बिल गलत आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। आज आपको पानी की चिंता याद आ रही है। अस्पतालों में नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। लोगों को जान से खेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आज इनको स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। सिर्फ सारा का सारा फर्जी वाला अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, इस्तीफा देना होगा। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके। मैं पूछना चाहती हूँ ये बनावटी सहानुभूति का माहौल क्यों बना रहे हैं? ये वही मोहल्ला क्लिनिक्स है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राज में घटिया दवाइयां बढ़ती थी, नकली दवाइयां बढ़ती थी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे और आपको याद होगा डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता था। आज ये बनावटी सहानुभूति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी लेकर नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए एक और निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर यह निर्देश दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केजरीवाल जी हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।
क्या कुछ कहा सौरभ भारद्वाज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं। और कुछ लोगों की तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो जब तक जिएंगे तब तक उनकी दवा चलेगी। किडनी की जिनको बीमारियां हैं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस होगा, जब तक जिएंगे दवा चलेगी। ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ की दवा है, इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवा के लिए वो लोग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिकों में और हमारी डिस्पेंसरियों में जो मुफ्त दवा मिलती है उस पर आश्रित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगातार इंटरवल्स के बाद टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, और वो टेस्ट भी जो है उसके लिए वो हमारे मोहल्ला क्लिनिकों पे आश्रित हैं। और इस तरीके की सूचना मुख्यमंत्री जी को मिली है कि कई मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते थे उसके अंदर समस्या आ रही है। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में सारी दवाइयाँ और सारे टेस्ट मुफ्त मिलें और उनकी उपलब्धता कम ना हो। बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को करीबन 16 घंटे के इलाज के बाद फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मुख्तार अंसारी का हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया है कि मुख्तार की हालत पहले से काफी बेहतर है। साथ ही मुख्तार को पेट दर्द और टाइलमेंट पास ना होने का समस्या थी। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कहा कि मुख्तार के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है। डॉक्टरों का यह पैनल अब जेल में ही मुख्तार के स्वास्थ्य पर नजर रखेगा। साथ ही मुख्तार इन डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे। उसने स्थिति को स्पष्ट किया है जी। मेडिकल कॉलेज ने टीम बना दी है और इलाज चल रहा है। आईसीयू में भर्ती हैं और मुलाकात का मौका मिला 5 मिनट। कैसी स्थिति है? होश में है, होश में है अपने, और जो उन्होंने हमको दास्तान बताई उसी का है, वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, तब से उनकी हालत खराब है। अब जितनी सहन शक्ति है उससे वो कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसी स्थिति में भी कम से कम उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम इस व्यवस्था में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब हॉस्पिटल में ये और बात है कि कोई
आप ज्यादा जानते होगे बांदा के हो कौन है। एक सर्जन है और 2 उनके सहयोगी हैं जो लोग उनका इलाज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा? मनीष निजी करा जी। ये तय करेंगे वो लोग कि अगर वो पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो समय रहते मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इनको रिफर कर दीजिएगा किसी ऐसे को जहाँ आराम से बाबा उनका समय हो इलाज कराने की। बात करेंगे अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दल की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनेक तरह से आपत्तिजनक, अभद्र और निंदा बयान देने वाले विपक्षी नेता अब देश की एकता पर आघात करने का बयान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार के संस्कृति मंत्री श्री शिवराज तंगडाडी ने बयान दिया है कि जो छात्र मोदी मोदी के नारे लगाएं उनके ऊपर थप्पड़ मारने चाहिए। मैं पूरे देश के जो भी इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं अपार्ट फ्रॉम इंडी गठबंधन पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का अरण्य रोदन करने वाले की रुदाली करने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं, राजनीतिक नारे लगाने के ऊपर आप थप्पड़ मारने की बात करेंगे और वो भी प्रधानमंत्री जी के नाम के ऊपर, और आप कहेंगे कि यह लोकतंत्र है। और फिर वहां तो कांग्रेस की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, सोनिया जी से, राहुल जी से और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी जो वहीं से हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गांधी जी के विचारों का अपने को प्रतीक बोलती थी। जो कहा जाता था एक थप्पड़ मारे दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, गाल आगे कर दो, अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो। इन विचारों वाले आज कहते हैं कि नारा लगे तो थप्पड़ मारना शुरू कर दो। ये अवश्यंभावी हार की हताशा में हिंसा तक उतर आने की एक खतरनाक प्रवृत्ति का प्रतीक है। यह कांग्रेस उन्हीं गांधी जी की प्रतीक है जिन्होंने तो नुआखली में जाके इसलिए अनशन किया था कि अगर हिंदू समाज के लोग मारे भी जा रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, तो भी प्रतिक्रिया मत करो, शांति से बैठे रहो। और आज कहते थप्पड़ मारना शुरू कर दो। इसलिए यह दर्शाता है कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस का गांधी की कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। केरल का बयान इंडी गठबंधन के सीएम, तमिलनाडु का बयान इंडी गठबंधन के सीएम और कर्नाटक जहां प्रत्यक्ष कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस को आज स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि इस प्रकार के विभाजनकारी, इस प्रकार के विभेदकारी और इस प्रकार के हिंसात्मक, दिस टाइप ऑफ डिविजिव एंड वायलेंस प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आर हैविंग एनी रिलेवेंस इन द डेमोक्रेसी और नॉट। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे और खरे नेतृत्व में प्रखरता के साथ जन जन का समर्थन लेते हुए 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहीं अंतर विरोधों से, कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर अनेक प्रकार के नकारात्मक बयानों को देते हुए यह तथाकथित इंडी गठबंधन सिर्फ पराजय नहीं, मैं कहूंगा आत्मघात की तरफ आगे बढ़ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। मेरठ से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए अरुण गोविल ने कहा कि मेरठ उनकी जन्मभूमि है, वो वहीं पैदा हुए हैं और वहीं बड़े हुए, इसलिए वो मेरठ से चुनाव लड़ने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग थ्रिल्ड एब्सोल्युटली। कारण यह है कि मेरठ मेरी अपनी जगह है, मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की। तो एक ऐसी जगह जहां ये सब हुआ है उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। आज तक हम जो भी करते रहे
मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था, और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। तो अच्छा लग रहा है, जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं 2-3 साल पहले लास्ट टाइम जब मेरठ गया था, तो वहाँ के मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। And I would love to be there, and I would love to meet people, and I would love to work for the people of Meerut and Hub. ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये टिकट दिया है कि उन्होंने इस समय क्यों दिया। भाव तो देखिए है, इस समय पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना। और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद, तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है। तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है इस समय। बात करेंगे अगली खबर की। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मंगलवार को बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान और सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक समेत बीएसपी प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इस दौरान संजीव बालियान ने नामांकन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सबसे पहले तो पार्टी का आभार, धन्यवाद। तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। और जो छात्र कक्षा में पढ़ाई नहीं करता रोज, वो आखिर में मेहनत ज़्यादा करता है। मैं ऐसा छात्र हूँ, 10 साल से सांसद हूँ मुजफ्फरनगर का, 10 के 10 साल अपने लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हूँ। कोई लोकसभा क्षेत्र का गांव नहीं है जहाँ ना जाता हूँ, कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ काम ना किया हो। कोई ऐसा नहीं कह सकता मुजफ्फरनगर जनपद का कि मैं अपने सांसद से मिलना चाहता था, मैं मिल नहीं पाया। तो मैं 24 घंटे जब जनता के बीच में रहा है, तो तैयारी मेरी लगातार 5 के 5 साल चलती है। और अब जनता के सामने, जनता के बीच में जाएंगे। हमारी सरकार के पिछले 10 साल के काम लेकर, प्रदेश सरकार के 8 साल के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश सरकार के जो काम हुए, उन्हें लेकर जनता के बीच में जाएंगे। चुनावी मुद्दा, मुझे पहले बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हिंदुस्तान की शेरनी आयरन लेडी ने ऐसे समाज पे, एक अति पिछड़े समाज को यहाँ तक भेजने का काम किया। और बाबा साहब के जो हमारे जो बाबा साहब हुए भीमराव मान्य काशीराम जी के, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वे दलित पिछड़ों को चाहते हैं जितना सब समाज को चाहते हैं। तो आज जो एहसान है मेरे बहन जी का पूरे पे, अति पिछड़ों पे, और मुझे चुनाव में, हाँ आपका भी धन्यवाद है, क्योंकि आपने मेरी आवाज़ यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और चुनावी मुद्दे में आप देख रहे हैं, शिक्षा गरीबों तक नहीं पहुँच रही है, रोजगार गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है। आप सब देश जानते हैं, तो गरीबों का रोजगार, शिक्षा, जो पिछड़ा पिछड़ा जितना मेरे साथ है, मैं सबके लिए लड़ाई लड़ूंगा। पार्टी के लोग सब काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी विजयी होगी, ऐसी आशा है, विश्वास है। आप अपना जो सीधा सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार तो सभी भाई महत्वपूर्ण है, पता नहीं किसके और किसके साथ हो जा, पर हाँ इतना जरूर है, हम तो पहले पर अगर दूसरे तीसरे की लड़ाई चौथे, कोई लड़ो कोई ना लड़ो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, उसकी बहस में नहीं बढ़ते हम। मुख्य मुद्दे क्या? सम्मान, 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 रोजगार, रोजगार और सम्मान, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीएसटी से छुटकारा, सम्मान बचा रहे लोगों का, और स्वाभिमान जिंदा करने के लिए, संविधान बचाने के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वरेश सिंह ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई भी मुकाबला नहीं है, साथ ही 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने का इस दौरान उन्होंने दावा भी किया। आपको बता दें कि कुंवर सर्वरेश सिंह ने कहा कि मुरादाबाद की जनता हमारा परिवार है, साथ ही कहा कि हारने के बाद भी 5 साल तक जनता के लिए मैं काम करूंगा। वही मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के,
हमेशा रहते हैं, मुकाबला किसी से नहीं है। 2 लाख से जीत होगी, 2 लाख। आज हमें प्यार करता है जनता, हमारा परिवार है। 5 साल हमने जनता की सेवा की है। हारने के बाद हम एक ऐसे इंसान हैं कि अपनी लोकसभा में हमेशा उपलब्ध रहे हर एक दुख। बात करेंगे अगली खबर की। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद बुधवार को नामांकन करेंगे। बता दें कि जितेंद्र प्रसाद ने नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि पीलीभीत वो सीट है जहां से वरुण गांधी मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। उनकी जगह इस सीट पर इस बार जितेंद्र प्रसाद को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यूपी में बीजेपी की 5वीं लिस्ट के साथ ही एक बार फिर बीजेपी ने राजनीतिक पंडितों की चौंकाने का काम किया है। बता दें कि क्योंकि यूपी में 13 नामों के ऐलान के साथ ही 9 सीटिंग एमपी को पेविलियन का रास्ता दिखाया है, जिसमें वरुण गांधी के साथ जनरल वीके सिंह और संघ मंत्री मौर्य को भी इस मैदान से बाहर रखा गया। मगर इन 13 सीटों पर ऐलान के बाद भी बीजेपी के लिए सबसे विवादित की सीट केसरगंज भी अभी पार्टी की तरफ से सस्पेंस बरकरार बन गया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने 5वीं लिस्ट जारी की तो हल्ला हो गया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से चौंका दिया है। लिस्ट आई तो राजनीतिक पंडित जो सोच रहे थे उससे कई ज्यादा हो गया। खबर वरुण गांधी की थी, लेकिन बात वीके सिंह से लेकर संतोष गंगवार तक चली गई। और इतना ही नहीं, 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 9 सीटिंग एमपी के टिकट कट गए। और वही हुआ जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। अब जरा एक एक करके वो नाम भी जान लीजिए जिनको बीजेपी ने बैठा दिया है। वरुण गांधी पीलीभीत, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद, संतोष गंगवार बरेली, संघमित्रा मौर्य बदायूं, राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, राजवीर दिलेर हाथरस, सत्यदेव पचौरी कानपुर, अक्षय बरलाल गोल्ड बहराइच और उपेंद्र रावत बाराबंकी। तो कहानी सिर्फ इन नामों तक नहीं है, बल्कि 9 नामों में से एक नाम ऐसा भी है जो शायद पहले से समझ चुके थे कि इस बार बीजेपी का भरोसा उनसे उठ चुका है, या फिर वो अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ इतना बोल चुके हैं कि अब आगे की राह मुश्किल है। इसीलिए नामांकन के 4 सेट भी खरीद लिए थे। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या? खबर तो ये भी है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।